a word to describe Muhammad Ali, the greatness. You got into the ring with him and you expected to beat up a guy, beat up a fighter, of which I'd beaten everybody. But this time I'd gotten into the ring with this phenomenon, and there was no way he was going to lose. And that's the way he felt about life. No way he was going to lose. He was the greatest. I've never been in the ring with anyone tougher in my life. And to say he was the best fighter would be a put down to Muhammad Ali. He is bigger than boxing. दोस्तों, अभी जो आपने ऑडियो सुना वो ऑडियो था मशहूर बॉक्सर जॉर्ज फोरमैन का, जिन्होंने 45 की एज में करंट वर्ल्ड चैंपियन माइकल मूरर को ना केवल चैलेंज किया था बल्कि 10th राउंड में उसे नॉकआउट करके वर्ल्ड ओल्डेस्ट हेवीवेट चैंपियन बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और इस ऑडियो टेप में जॉर्ज फोरमैन उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी गिनती बॉक्सिंग इतिहास के सबसे महान मुक्केबाजों में होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सदी के सबसे महान मुक्केबाज की, द वन एंड ओनली द ग्रेट मोहम्मद अली की। दोस्तों, अगर कोई विश्व स्तर का खिलाड़ी किसी की तारीफ करता है तो उसे समझा जा सकता है। अगर कोई खिलाड़ी किसी को महान का दर्जा देता है तो वो भी समझा जा सकता है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी किसी को उस खेल से बड़ा बताता है जिसे खेल के वो खुद इतने बड़े बने हैं, तो ये बात थोड़ा समझ से परे है, ये बात कुछ समझ नहीं आती है। तो ऐसा क्यों कहा जॉर्ज फोरमैन ने मोहम्मद अली के लिए? तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ स्टोरीज है, और आज हम इस एपिसोड में मोहम्मद अली के जीवन से जुड़ी उस किस्से पे बात करेंगे जिसने मोहम्मद अली को दुनिया के इतिहास का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय खिलाड़ी बना दिया। 1981 में 39 की एज में मोहम्मद अली ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग से रिटायरमेंट लेने का अनाउंसमेंट किया और साथ ही यही भी कहा कि वे अपनी बाकी का जीवन धर्म के लिए जिएंगे, मानव कल्याण के लिए जिएंगे, दुनिया की भलाई के लिए जिएंगे, और उसी दिशा की ओर वो चल पड़े। लेकिन 1984 में उन्हें पार्किंसन नाम की एक बीमारी हो गई जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था और जिसका कोई इलाज नहीं था। इस बीमारी में हाथ पैर और बॉडी मूवमेंट्स पे कंट्रोल छूटने लगता है और शरीर में कंपन यानी शरीर कांपना शुरू कर देता है। और ये बीमारी ऐसी थी जो समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रेशियल जस्टिस पे आवाज़ उठाई, सोशल इक्वालिटी का मुद्दा उठाया, ज़रूरतमंदों तक दवाई और उन तक खाना पहुंचाया, बहुत से सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड इकट्ठा किया और वो ऐसे ही ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर पे काम करते रहे। दोस्तों, 80s का जो दशक था तब मिडिल ईस्ट में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मतलब वहाँ पहले से ही सालों से ईरान और इराक के बीच युद्ध शुरू थे जिसका कोई समाधान निकल नहीं पा रहा था। फिर साल 1988 में यूनाइटेड नेशन के इंटरवीन करने के बाद 8 साल तक चले इस लंबे युद्ध को रोका गया और लगभग 1 दशक बाद वहाँ के लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन ये राहत और शांति का माहौल ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया क्योंकि कुछ ही साल बाद इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और 2 ही दिन में इराक ने कुवैत पे अपनी हुकूमत स्थापित कर दी, जिसका सभी देश ने कड़ा विरोध जताया, जिसमें सबसे टॉप पे था अमेरिका। इराक का कुवैत पर कब्जा करते ही यूनाइटेड नेशन ने अपनी पावर का यूज़ करते हुए इराक पर ज़माने भर के सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए, जिसे एक प्रकार से आर्थिक प्रतिबंध कहा जाता है। सद्दाम हुसैन और उसकी फोर्सेस पर उन सैंक्शंस का कोई खास असर नहीं हुआ, जिसके चलते यूनाइटेड नेशन ने उससे भी सख्त एक्शन लेने का निर्णय लिया। नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने इराक के अगेंस्ट रेजोल्यूशन 678 पास किया, जिसका मतलब ये था कि यूनाइटेड नेशन के सभी कंट्रीज मेंबर अब अपनी फोर्सेस, अपने वेपन्स जो चाहे वो यूज कर सकते हैं फिर से शांति स्थापित करने के लिए। अब इराक के चीफ सद्दाम हुसैन को इस बात का पता था कि इसका परिणाम अब क्या हो सकता है। इराक के बगदाद शहर में उस समय की वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑटोमेकर्स एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कंपनी अमेरिकन कंपनी का एक प्लांट बगदाद शहर में हुआ करता था, जिसमें अमेरिकन के साथ साथ सभी देश के एम्प्लॉयज वहां काम किया करते थे। सद्दाम हुसैन की फोर्सेस ने जनरल मोटर कंपनी के कुछ अमेरिकन एम्प्लॉयज को बंदी बना लिया और उन्हें उन की लोकेशन पे भेज दिया गया जहां उन्हें उन पर अटैक होने के सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे थे, जैसे मिलिट्री कैंप्स, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स, और ऐसी सभी इंपॉर्टेंट जगहों पर उन्हें एज ए ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ किया जाने लगा। सद्दाम हुसैन के इस रवैये का सारी दुनिया के देशों के लीडर्स ने, प्रेसिडेंट ने कड़ा विरोध जताया और करते भी क्या, क्योंकि विरोध जताने के अलावा किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। दिन से महीने बीत गए। अब अमेरिकन हॉस्टेजेस की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और ग्लोबल मीडिया
इराक से जुड़ी पल पल की खबर टीवी पर दिखाने लगी। अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और बाकी देश के प्रेसिडेंट ने अलग अलग डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से सद्दाम हुसैन पे इंटरनेशनल प्रेशर डालने के, निगोशिएट करने के प्रयास किए जाने लगे, लेकिन किसी को कोई खास सफलता हाथ नहीं आई, क्योंकि कोई भी सद्दाम हुसैन से डायरेक्ट निगोशिएट करने के लिए राजी नहीं था। दुनिया भर के प्रेसिडेंट हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, और पूरी दुनिया पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। दोस्तों 1990 में जब ये सब कुछ चल रहा था, तब मोहम्मद अली अपने ही शरीर से लड़ रहे थे, क्योंकि पार्किंसन डिजीज का असर उनके पूरे शरीर में फैल गया था। अब ना तो वो ठीक से बात कर सकते थे और ना ही पहले जैसा चल पाते थे। लेकिन मोहम्मद अली को जब इराक में फंसे अमेरिकन सिटीजन्स के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने इलाज को बीच में छोड़कर इराक जाने का निर्णय लिया। मोहम्मद अली की इराक जाने की खबर जैसे ही मीडिया और अमेरिकन गवर्नमेंट तक पहुंची, वैसे ही अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आने लगी। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अली को इराक न जाने की सलाह दी। वही अमेरिकन मीडिया ने अली के लिए ये तक कह दिया कि वे सब ये नोबेल प्राइज अवार्ड जीतने के लिए कर रहे हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट को कहीं न कहीं ये डर था कि अगर मोहम्मद अली अमेरिकन सिटीजन को लाने में सफल हो जाते हैं तो उनके पास कोई कारण नहीं बचेगा इराक पर अटैक करने का, इसलिए हर दाव उन पर खेला जा रहा था। बावजूद इसके मोहम्मद अली अमेरिकन सिटीजन्स को रेस्क्यू करने के लिए एक छोटे से डेलीगेशन और उनके मेडिकेशन टीम के सेटअप के साथ इराक के लिए रवाना होते हैं और 23 नवंबर 1990 को इराक पहुंचते हैं। मोहम्मद अली का सफर इतना आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय सद्दाम हुसैन से मिलना कोई आम बात नहीं थी। इराक पहुंचते ही मोहम्मद अली ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। उन्होंने इराकी ऑफिशियल से मिलना शुरू किया। इराक के लोगों को जब मोहम्मद अली आने का पता चला, तो उन्होंने अली को देखने के लिए भीड़ लगाना शुरू कर दिए। लोकल मीडिया टीम अली के साथ हर उस जगह पर जाने लगी जहां अली निकल जाते थे। अली वहाँ के लोकल स्कूल के बच्चों से मिले, वहाँ के लोगों से मुलाकात की, लोकल मॉस्क्यू में जाके वहाँ के मुस्लिम्स के साथ नमाज अदा की। वहाँ के नज़दीकी इराकी बॉक्सिंग क्लब में अली ने एक फ्रेंडली बॉक्सिंग फाइट भी खेली, जहाँ अली ने आखिरी बार बॉक्सिंग ग्लव्स पहने। आखिर में मोहम्मद अली की इस मेहनत रंग लाई और पहली बार सद्दाम हुसैन ने मोहम्मद अली के प्रेजेंस को नोटिस किया, और आखिरकार वो दिन आया जिसके लिए मोहम्मद अली इराक आए थे। मोहम्मद अली को सद्दाम हुसैन के साथ मीटिंग के लिए बुलाया गया। 29 नवंबर 1990 को मोहम्मद अली और सद्दाम हुसैन की वर्ल्ड की तमाम मीडिया कर्मियों के सामने मीटिंग के लिए बैठक हुई। मोहम्मद अली ने अपने ट्रांसलेटर की मदद से सारी दुनिया की मीडिया के सामने सद्दाम हुसैन की तारीफ की और अमेरिकन सिटीजन्स को अच्छे से ट्रीट करने के लिए उनका धन्यवाद दिया, और साथ ही ये भी प्रॉमिस किया कि वे पूरी ईमानदारी से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को इराक के अच्छे व्यवहार का ब्यौरा देंगे। मौका पाते ही मोहम्मद अली ने इंसानियत का नाता देते हुए सद्दाम हुसैन के सामने अमेरिकन सिटीजन्स की रिहाई की बात रख दी। सद्दाम हुसैन ने मोहम्मद अली की ओर देखा और फिर उनके मुख से वो ऐतिहासिक शब्द निकले जिसका सारी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सद्दाम हुसैन ने कहा कि मोहम्मद अली एक शानदार व्यक्तित्व वाले इंसान हैं और हमारे मेहमान भी हैं, और हम मोहम्मद अली को खाली हाथ नहीं भेज सकते हैं। और ऐसा कहते ही सद्दाम हुसैन ने सभी अमेरिकन सिटीजन्स को रिहाई करने के आदेश दे दिए। सद्दाम हुसैन के आदेश देते ही मोहम्मद अली ने खड़े होकर सद्दाम हुसैन के हाथ को छूकर उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें अपनी ओर से ये विश्वास दिलाया कि अमेरिका इस दरियादिली को हमेशा याद रखेगा। 2 दिसंबर 1990 को अली और सारे अमेरिकन सिटीजन्स अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। अमेरिका पहुंचते ही सभी लोगों ने बाहें खोल के मोहम्मद अली और उन सिटीजन्स का स्वागत किया, और तमाम परिवार वालों ने मोहम्मद अली को दिल से धन्यवाद दिया। दोस्तों, इस काम के लिए मोहम्मद अली को सारी दुनिया ने सल्यूट किया, क्योंकि मोहम्मद अली ने वो कर दिखाया था जो पूरी दुनिया के वेपर्स और लीडर्स न कर पाए थे। दोस्तों, एक समय था जब मोहम्मद अली को एक अमेरिकन रेस्टोरेंट में सिर्फ इसलिए घुसने नहीं दिया गया था क्योंकि वो अश्वेत थे, उनका रंग काला था, और होटल में सिर्फ गोरे लोगों को आना अलाउड था। और एक आज का समय था जब उसी मोहम्मद अली ने 15 वाइट अमेरिकन को सद्दाम हुसैन की गिरफ्त से छुड़वा के लाए थे। अब पूरा अमेरिका मोहम्मद अली को देखने और उनका हाथ चूमने के लिए लंबी कतार में खड़ा था। दोस्तों, आज हमारे सेलिब्रिटीज को मोहम्मद अली से सीखना चाहिए कि कैसे देश के लिए और समाज के लिए जिया जाता है। दोस्तों, आज हमारे सेलिब्रिटी एक इंस्टा पोस्ट के लाखों चार्ज करते हैं, एक ऐड करने के करोड़ों रुपए लेते हैं, लेकिन समाज और देश की भलाई के लिए इनके मुख से बहुत कम कुछ सुनने को मिलता है। दोस्तों, आज मोहम्मद अली इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब जब मानवता की बात होगी, जब जब महान लोगों की बात होगी, तो सबसे पहले सबसे प्रथम मोहम्मद अली को याद किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया,
तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।